साथियों, हम लोग कल पढ़े थे वर्णमाला और वर्णमाला में हम लोग पढ़े थे कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोले थे कल, वर्ण कहते हैं। यही जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है, जब शब्द आपस में मिलते हैं तो वाक्य बनता है। वैसे ही ये आगे बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग वर्ण को दो भागों में डिवाइड किए थे। ये जो वर्णमाला था उसको दो भागों में हम लोग बांटे थे। पहला जो था हमारा वो था स्वर और दूसरा हमारा वो था व्यंजन। तो आज हम स्वर पे डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा हमारा था व्यंजन। तो साथियों, आज हम लोग स्वर को लेकर चलेंगे और स्वर के ही हम पूरे भाग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर जो होते हैं वो कुछ जो भाग इसके होते हैं मुख से उच्चारित होने वाले होते हैं, कुछ जो भाग होते हैं वो जीभ से उच्चारित होने वाले होते हैं। तो हम स्वर को डीपली आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो स्वरों की संख्या होती है वो स्वरों की संख्या होती है 11। यानी हम कल आपको बता दिए थे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और वो 11 कौन कौन से होते हैं। कभी भी अगर जो उच्चारण के आधार पे आपसे स्वर पूछा जाए तो उच्चारण के आधार पे आप बताएंगे स्वर होते हैं 11। और आ, ई, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ और अ। यानी ये है उच्चारण के आधार पर। यानी उच्चारण के आधार पर अगर जो कोई पूछे कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं तो उच्चारण के आधार पर हम बताएंगे स्वरों के 11 प्रकार होते हैं। अगर जो कोई आपसे यहीं पे पूछ दे कि बोलने के आधार पर, नहीं लिखने के आधार पर, ठीक है ना, यानी अगर जो लिखने के आधार पे ना जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग बताएंगे 10। क्योंकि इसमें से एक री है, री को हम लोग कभी कभी र भी बोल देते हैं। री को हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, र बोल देते हैं। यानी एक मिनट का वीडियो होते हैं, यानी मौखिक जो होते हैं उन स्वरों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। ये 10 क्यों होती है, क्योंकि जो इसमें री है ये री कभी कभी र बन जाता है। यानी री को अधिकतर हम जब इसका बोलते हैं मुख से तो ये र हो जाता है, र हमेशा चला जाता है व्यंजन की तरफ। इसलिए हम यहाँ पे री को नहीं लेते हैं और यहाँ पे इसकी संख्या 10 कर देते हैं और टोटल स्वरों की संख्या हम 11 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा आप लोग कहेंगे मैम स्वर तो 13 होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन इसमें जो अंग और अ होता है, अंग और अ जो होता है ये कभी भी स्वर नहीं होता है। अंग और अ ये स्वर नहीं होता है, बल्कि इसको हम लोग अयोग वाक् बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग वाक्। अयोग वाक् का मतलब होता है इसको हम अनुस्वार बोलेंगे, इसको अनुस्वार, और इसको हम लोग बोल देते हैं विसर्ग, ठीक है ना, इसको हम विसर्ग बोलेंगे। और ये कभी भी स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि स्वर का डिफिनेशन होता है, यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले जो मतलब मात्राएं होती है उसे हम स्वर कहते हैं। और यही स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, यानी व्यंजन जो होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। यानी कोई भी अगर जो हम व्यंजन बोलेंगे, जैसे हम बोल दिए क, हम बोल दिए ख, यहाँ बोल दिए ग, ख, तो इसमें स्वर छुपा हुआ रहता है। यानी हम क हलंत अ इसको लिखते हैं, ख हलंत अ लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ग हलंत अ, ठीक है ना। उसके बाद से घ हलंत अ, यानी ये हो गए हमारे स्वर। यानी वर्णमाला जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो स्वर होता है, उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। और अगर जो बोलने की बात करें तो बोलने पर स्वरों की जो संख्या हो जाती है वो 10 हो जाती है। अंग और अ जो होता है वो हमारा अयोग का होता है, ये कभी भी स्वर नहीं होता है। और अंग का मतलब होता है अनुस्वार और अंग अ का मतलब होता है विसर्ग। उसके बाद से व्यंजन जो स्वरों की सहायता से क्या होते हैं, बोले जाते हैं। अब देखिए हम लोग अब स्वरों को बांटेंगे। अब देखिए ये जो 11 स्वर होते हैं हम पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार, यानी स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा यहाँ पे माना जाता है ना स्वर के 3 प्रकार। वैसे एक स्वर को काल्पनिक मान लिया गया है, उसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, उसको काल्पनिक तौर पर हम क्या किए रखे हैं। अगर जो रियल में पूछा जाए स्वरों के प्रकार तो 2 ही होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है वो होता है पूर्ण स्वर, वो काल्पनिक स्वर। यानी उसको हम स्वर में नहीं लेते हैं बल्कि उसको हम क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। तो तीसरा हमारा जो होता है वो होता है पूर्ण स्वर, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, पूर्ण स्वर क्या होते हैं। वो ह्रस्व का मतलब होता है कम, यानी जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर बोलेंगे। और जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। और जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व और दीर्घ स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। यानी ये तीनों का क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, और पूर्ण तो काल्पनिक होता है तो
संख्याएं नहीं होती है, इसको हम लोग जोड़ लगा के जो वाक्य हम बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम बता देंगे। आइए, हर्ष स्वर, यानी टोटल स्वर होते हैं 11। 11 में जो हमारा हर्ष होता है, यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है, वो होता है अ। उसके बाद से हमारा होता है ली, उसके बाद से होता है उ, उसके बाद से होता है री। यानी ये चार ही जो है ये हमारे हर्ष स्वर है। और 4 में से हमारा बच जाता है 7, वो हमारा होता है दीर्घ स्वर, यानी आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ और औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। यानी अगर जो कोई पूछे हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। और 7 और 4 क्या होता है, 11। यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब प्लुत स्वर कैसे होते हैं, जिसको बोलने में हमको कुछ ज्यादा समय लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। ओम हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारे हो गए प्लुत स्वर, ठीक है ना। यानी जिसको बढ़ा के बोला जाता है, थोड़ा चढ़ा के बोला जाता है, जैसे राधा, क्या बोलते हैं, राधा। तो हम लोग राधा को ऐसे ऐसे लिखते हैं। ऐसे भी ये भी हमारा क्या है, प्लुत स्वर का लिखने का क्या है, तरीका है, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं राम, तो राम, ये वाला हमारे प्लुत स्वर को लिखने का क्या है, तरीका है। तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। अब आइए हम लोग स्वर को पढ़ेंगे। स्वर जो होते हैं वो मुख के मतलब जीभ के आधार पर कितने होते हैं। जैसे जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है 3 होती है। एक अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। यानी अग्र स्वर का मतलब होता है जो जीभ के हम आगे से बोलेंगे। मध्य का मतलब होता है जीभ हमारा जो है उसके बीच में से वो स्वर क्या होगा, निकलेगा। और पश्च का मतलब होता है हमारे जीभ के सबसे लास्ट वाले भाग से क्या होगा, वो स्वर निकलेगा। दूसरा हमारा आ जाएगा मुख खोलने के आधार पे, तीसरा हो जाएगा अष्ट के आधार पे, और चौथा हमारा हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, चौथा हमारा हो जाएगा जाति के आधार पे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे जीभ के आधार पर स्वरों की संख्याएं कितनी होती है। यानी जीभ के आधार पर स्वर का पहले वर्गीकरण कर देते हैं कि जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी इनको 3 वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कैसा वर्ग होता है, जैसे एक होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है ना ऐसे स्वर जिसका उच्चारण हम जीभ के आगे वाले हिस्से से करते हैं, उसे हम अग्र स्वर बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे ई, यानी ये हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से से क्या बोल रहे हैं, बोले जा रहे हैं। मध्य स्वर यानी ऐसे स्वर जिसका उच्चारण हम जीभ के बीच वाले हिस्से से क्या करते हैं, बोलते हैं। जैसे हमारा हो गया अ, यानी ये हमारे जीभ से ही बोला जा रहा है, लेकिन जीभ के बीच वाले हिस्से से क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है। अब तीसरा हमारा हो जाएगा पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब होता है जो हमारे जीभ के सबसे लास्ट वाले हिस्से से क्या बोला जाता है, यानी सबसे पीछे वाले जीभ के हिस्से से क्या किया जाता है, बोला जाता है। जैसे आ, उ, ओ, औ। यानी इसको बोलिए और बोल के देखिए, ये हमारे जीभ के सबसे लास्ट वाले हिस्से से क्या किए जाएंगे, उच्चारित किए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जीभ के आधार पे। अब दूसरा वर्गीकरण जो है वो मुख के खुलने के आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी हम मुख जो खोलेंगे, किसमें पूरा खोलेंगे, किसमें आधा खोलेंगे, किसमें पूरा बंद करेंगे, किसमें आधा बंद करेंगे, तो वह मुख खुलने के आधार पर स्वरों का अगर वर्गीकरण करेंगे तो 4 आधारों पे करेंगे। पहला आधार होता है समवृत्त स्वर, यानी इसमें हम पूरा अपना मुंह बंद करके इस स्वर का उच्चारण करेंगे। जैसे उ, ई, यानी इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा मुख जो है वो पूरा रूप से क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। अब देखिए अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर का मतलब होता है जब इसका उच्चारण करेंगे ना तो हमारा मुख आधा बंद होगा। आधा कैसे बंद होगा, जब इसको बोलिए, इसका उच्चारण करिए ओ, ए, यानी पूरा बंद नहीं हो रहा है, बल्कि आधा बंद हो रहा है, आधा पूरा कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो तीसरा नंबर है विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब होता है इसमें पूरा मुख हमारा खोलेंगे। यानी जब इस स्वर का उच्चारण करेंगे विवृत स्वर का, तो इसमें पूरे अपने मुख को क्या करेंगे, खोल लेंगे। जैसे आ बोलेंगे तो आपका पूरे मुख क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब देखिए अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर का मतलब होता है इसमें हम आगे अपने मुख को क्या करेंगे, खोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अ, ए, यानी इसमें आधा खुल रहा है जबकि इसमें पूरा खुल जा रहा है। तो यहाँ हमारे समझने का मतलब होता है मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। पहला है समवृत्त स्वर, यानी जिसमें पूरा मुख बंद होता है उसकी संख्या 4 होती है। अर्धसमवृत्त स्वर थोड़ा सा मुख हमारा बंद होता है जिसकी संख्या 2 होती है। विवृत स्वर जिसमें पूरा मुख हमारा खुल जाता है जिसकी संख्या 1 होती है। और अर्धविवृत स्वर जो मतलब जिसको बोलने में मतलब जिसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और इसमें हमारा मुख जो होता है वो आधा खुला हुआ रहता है। अभी 2 और है, तो आइए देखते हैं उसको। अब हम देखेंगे पुष्ट आवृत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी आधार पे स्वर के प्रकार।
व्यंजनों को क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन ऐसे होते हैं जो आपको पता ही है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हम लोग कल डीपली पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में।